सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसी को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में तो नहीं, अगेन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आवर अप्रोच इज़ वेरी सिंपल, वी टारगेट आवर न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, उसके रिस्पेक्ट में बट थोड़ा सा थ्योरी बता दूंगा मैं, यहाँ पे ज़रूरत होता है। तो विल सी टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ये देखेंगे हम लोग। ओके, तो कंडक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा। अगर कंडक्टर्स देखते हैं हम लोग तो कितने तरह के, अगर कंडक्टर्स की बात करें, अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो अपने पास दो टाइप होता है बेसिकली, जिसको हम लोग देखते हैं। एक होता है, देखिए, एक यहाँ पे मैं बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की बात की जाती है। और दूसरा जो टाइप है दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात, किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात की जाती है हम लोग। ओके, ये चीज़ ध्यान, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो होता है यहाँ पे कंडक्टेंस होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, यही ध्यान में रखना है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है। जैसे आप मेटल में ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मेटल में। और इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टेंस होता है दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण होती है। किसके कारण होती है? मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण कंडक्टिविटी होती है। और ये कहाँ पे होता है? जैसे मान लीजिए वाटर है, वहाँ पे पानी है और पानी में आपने NaCl डाल दिया है, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पे आयंस के कारण होती है कंडक्टिविटी। तो ये दो टाइप है, आप डिटेल में बुक में पढ़ लेना। यहाँ से न्यूमेरिकल्स वाला नहीं है ज़्यादा सेक्शन, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टर्स होता है यही अपना टॉपिक है एक्चुअली, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आप देखोगे बाद में, तो जो फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के लिए लगाते हैं वही फार्मूला हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए भी लगा लेते हैं। सिर्फ यहाँ से एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे कभी कभी अपने से पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उसका नाम बता देता हूँ, लिस्ट दे देता हूँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एडवांस के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? वी हैव ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वी हैव वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो ईजिली डिसोसिएट हो जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है डिसोसिएट ना हो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात अगर हम लोग करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखिए कौन कौन से आ जाएगा अपने पास। स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा और इनऑर्गेनिक सॉल्ट आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट आ जाएंगे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, HClO4 हो गया, HClO4 हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे, तो ये सभी के सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सॉल्ट में ले ले NaCl ले ले या KCl ले ले, ये सब MgCl2 ले ले। तो ये दीज आर सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखिए क्या क्या आ जाएंगे अपने को, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? काफ़ी कम होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी कम होगा तो इसमें वीक एसिड आ जाएगा, वीक एसिड आ जाएगा। वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ओके। वीक बेस आ जाएगा जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सब चीज़ को हम लोग वीक कंसीडर करते हैं। जो डिसोसिएट ही ना हो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? वीक कंसीडर करते हैं। और कभी कभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लेते हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के टर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अपना ये टॉपिक था
ये तो टॉपिक था ही, बट जो टॉपिक मैं बताने वाला था जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी था, एंड दैट इज़ द टॉपिक इज रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे यूनिट का बहुत लोचा होता है, टर्म्स का बहुत लोचा होता है, और क्वेश्चन इजी आने के बावजूद गलत हो जाता है। अगेन इजी सिंपल क्वेश्चन आता है अगर आप उसको अच्छे से समझ जाओ तो, अदरवाइज क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस ये सब आपको पता है, वो सब डिटेल में नहीं जाता हूँ मैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस एक आपने पढ़ा होगा V/I, एक तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा। ओके, तो मेटालिक कंडक्टर की तरह जो फॉर्मूला लगते हैं उसी तरह सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो एक चीज़ लिख लीजिए, लाइक मेटालिक कंडक्टर सॉल्यूशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑवे ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ फॉलो करेगा, उसी चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। और इसको फिर से एक टॉपिक में बताता हूँ, किस में देखेंगे, दिस इज़ व्हाट, रेजिस्टिविटी में देखेंगे, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, और आपको भी आना चाहिए। गलती से कभी भूल जाओ तो ये मेथड प्लीज़ ध्यान रखना, और जो टर्म्स यूज़ करते हो वो सब चीज़ प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जो टर्म्स मैं यूज़ करेंगे, जस्ट ए मिनट, जो टर्म्स यूज़ करेंगे वो देखिएगा। तो क्या होता है रेजिस्टेंस, अगर आप देखिएगा तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, रो दैट इज रेजिस्टिविटी L/A, ये होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देता, दिस इज रो बोलते हैं इसको, इस तरह से यूनिट बहुत सिंपल है, इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है, और इसको कभी कभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट की अगर बात करें, एसआई यूनिट अगर ले तो एसआई यूनिट अब क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ऐसा अगर कभी लिखा हुआ हो ओम मीटर, और सिंपली आप इस तरह से बोल सकते हो ओम मीटर। ओके, तो अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी नहीं, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस है, तो ये चीज़ आ गया। तो ये तो हो गया। अब यहीं से हम लोग दो टर्म डिफाइन करेंगे। दो टर्म देखिए कौन से दो टर्म है। एक बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। ओके, कंडक्टेंस, तो न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए दिस इज तो कंडक्टेंस दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ, और इनवर्स ऑफ, यू कैन से रेसिप्रोकल, और यू कैन से इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इतना याद रखिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय, देखिए यही सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जी से डिनोट करते हैं। ओके, और एसआई यूनिट अगर देखें हम लोग कंडक्टेंस का, एसआई यूनिट की बात करें, ये सब याद रखना है। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या लोगे, ओम्स मीटर इन्वर्स ले लेंगे, ओम्स इन्वर्स लेंगे। ओके, और ओम्स इन्वर्स को क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड है सीमेंस। तो इसको क्या बोला जाता है, सीमेंस भी बोला जाता है। यही सब याद रखना है, सीमेंस, और इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ओम इन्वर्स, और कभी कभी एक और यूनिट यूज करते हैं, तो तीनों ध्यान में रखना है। ओके, ओम इन्वर्स यूज करते हो। ओके, ओम इन्वर्स इस तरह से भी बोल दिया जाएगा। तो कंडक्टेंस का मतलब है, दिस इज व्हाट, कंडक्टेंस का मतलब है इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और उसका इतने यूनिट होता है। प्लीज़ सबसे ज़्यादा फंसते हैं इसी यूनिट पे, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार प्लीज़ इसको याद रखिएगा। उसी तरह से दूसरा टर्म अपने लिए क्या है, कंडक्टिविटी है। दूसरा क्या है, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी देखिए क्या होता है, कंडक्टिविटी अगर देखेंगे तो ये रेजिस्टिविटी किसका इन्वर्स होगा, दिस इज द इन्वर्स ऑफ
रेजिस्टिविटी। किसका इन्वर्स है? रेजिस्टिविटी का इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ध्यान रखिएगा। तो अगर अगेन यूनिट, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कब बन जाता है? यूनिट की गेम से। तो इसलिए एसआई यूनिट याद रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एसआई यूनिट अगर आप देखिएगा क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इज सीमेंस मीटर इनवर्स, और कभी कभी इसको सीजीएस में भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज़ कर लेते हैं। तो यही मैं सिर्फ आपको यूनिट के लिए सब बताया हूँ मैं, कैसे इस चीज़ को यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, तो कंडक्टेंस का सीमेंस होता है और कंडक्टिविटी का सीमेंस सेंटीमीटर कैसे होता है बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए आप। तो एक और टर्म जनरली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, डैट इज सेल कांस्टेंट। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सेल कांस्टेंट। ये भी ध्यान रखिएगा, सेल कांस्टेंट। तो कैसे सेल कांस्टेंट क्या होता है? तो अभी जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, दैट इज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन रो इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए लिख सकता हूँ। 1 अपॉन रो क्या है? रेजिस्टिविटी से आया, तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू एल अपॉन ए को ही सेल कांस्टेंट बोला जाता है। और सेल कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है कि कोई भी सेल यूज करो, लेंथ सेम रहेगा और एरिया सेम रहेगा, तो इसलिए ये चेंज नहीं होता है। सॉल्वेंट चेंज करने से ये चेंज नहीं होता है, फिक्स वैल्यू होता है। ये क्या होता है? फिक्स वैल्यू होता है। सो सॉल्वेंट अगर चेंज करोगे, मोलारिटी चेंज करोगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, ये सब चेंज करने से सेल कांस्टेंट के वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आता है, बिकॉज सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल अपॉन ए। अब यहाँ से आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हो, ऊपर वाले का भी यूनिट निकाल सकते हो इजिली। ओके, तो इतना पार्ट आना चाहिए। अगेन आई रिपीट, अपने को क्या आना चाहिए? कंडक्टेंस का यूनिट सीमेंस होता है। ओके, कंडक्टिविटी का यूनिट सीमेंस मीटर इनवर्स होता है, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज करते हैं हम लोग। ओके, ये दो टर्म। और वैल्यू क्या है? सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इज एल अपॉन ए, और कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस क्या होता है, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी व्हाट इज इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, जहां से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है और गलत होने के चांसेस अच्छा खासा रहता है। ओके, थैंक यू।